नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका शिक्षक सूरज कुमार सर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। आज हम अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा मतलब क्लास 9th के मॉडल क्वेश्चन पेपर का केवल खंड 1 सेक्शन ए विस्तार से हल करेंगे। ये सेक्शन भाषा का है जिसमें हम हिंदी के प्रश्नों को समझेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड 1 के ऊपर जो निर्देश दिया गया है उसको पढ़ते हैं। निर्देश है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर दें। सर, इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? इसका मतलब है कि हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसे हम गद्यांश कहते हैं। उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उस पर आधारित 3 सवालों के जवाब देने हैं। और मजे की बात यह है कि सारे जवाब उसी पैराग्राफ में छिपे होते हैं। अच्छा, मतलब हमें बाहर से कुछ नहीं सोचना है? बिल्कुल नहीं, सब कुछ गद्यांश के अंदर ही मिलेगा। तो चलिए अब मैं गद्यांश पढ़ता हूं, आप सब ध्यान से सुनिए। अनुशासन जीवन की आधारशिला है। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन पतवार विहीन नाव के समान है जो कहीं भी टकराकर नष्ट हो सकती है। विद्यार्थी जीवन में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी आज अपने समय और दिनचर्या को अनुशासित कर लेगा, कल वही सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। प्रकृति भी अनुशासन का पालन करती है। सूर्य समय पर उगता है और ऋतुएं समय पर आती हैं। ठीक है, गद्यांश समझ आया? जी सर। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 है, गद्यांश के अनुसार अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है? विकल्प हैं ए स्वतंत्र पक्षी जैसा, बी पतवार विहीन नाव जैसा, सी बहती नदी जैसा और डी एक मजबूत किले जैसा। सर, ये पतवार विहीन नाव का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल। पतवार विहीन नाव का मतलब है एक ऐसी नाव जिसमें पतवार न हो, मतलब ओर या रडर जिससे नाव को दिशा देते हैं। अब सोचो, अगर नाव में पतवार ही ना हो तो क्या होगा? वो तो लहरों के भरोसे कहीं भी चली जाएगी, है ना? किसी भी चट्टान से टकरा सकती है। हाँ सर, समझ गया। तो अब देखो, गद्यांश की दूसरी लाइन में साफ साफ लिखा है, अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन पतवार विहीन नाव के समान है। तो इसका मतलब विकल्प ए, सी और डी गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पतवार विहीन नाव जैसा। और परीक्षा के लिए एक टिप याद रखो, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हमेशा हमेशा गद्यांश में ही होते हैं। उन्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। प्रश्न 2, अनुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प हैं ए अनु प्लस शासन, बी अन प्लस शासन, सी अनु प्लस शासन और डी अन प्लस उशासन। संधि विच्छेद का मतलब होता है शब्द को तोड़ना, और तोड़ने पर दो सार्थक मतलब मीनिंगफुल शब्द मिलने चाहिए। ओके। यहां अनु एक उपसर्ग है और शासन एक मूल शब्द है। तो अनु और शासन मिलकर बनता है अनुशासन। अब बाकी विकल्प देखो। बी में अन गलत है, डी में अन और उशासन दोनों गलत है और सी में शासन की स्पेलिंग वर्तनी गलत है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अनु प्लस शासन। परीक्षा की टिप, संधि विच्छेद करते समय हमेशा ध्यान दो कि जो दो हिस्से टूट रहे हैं उनका कोई मतलब निकल रहा हो। जी सर, बहुत अच्छे। अब प्रश्न 3 पर आते हैं। गद्यांश में आधारशिला का क्या अर्थ है? और विकल्प हैं ए पत्थर का टुकड़ा, बी मुख्य नींव, सी ऊंची दीवार, डी घर की छत। गद्यांश की पहली ही लाइन याद करो, अनुशासन जीवन की आधारशिला है। यहाँ आधारशिला का मतलब सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं है। यहाँ इसका मतलब है नींव, फाउंडेशन, जिस पर जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है। अच्छा, मतलब मेन बेस। एकदम सही। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? विकल्प बी, मुख्य नींव। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मुख्य नींव। और टिप यह है कि किसी भी शब्द का अर्थ हमेशा वाक्य के संदर्भ मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। चलो अब गद्यांश वाले प्रश्न पूरे हुए। अब व्याकरण के कुछ और सवाल देखते हैं। प्रश्न 4, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प दिए हैं ए बहुत ऊंचा उड़ना, बी असंभव कार्य करना, सी बहुत अधिक परिश्रम करना, डी झूठ बोलना। आकाश पाताल एक करना, यह हम कब बोलते हैं? जब कोई किसी काम के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, दिन रात मेहनत करता है, जैसे परीक्षा के लिए हम करते हैं। बिल्कुल। तो सही अर्थ हुआ बहुत ज्यादा मेहनत करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी,
बहुत अधिक परिश्रम करना। और मुहावरों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अपने वाक्यों में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। 4 शब्द दिए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही लिखा है। विकल्प है ए कवित्री, बी कवयत्री, सी कवित्री, डी कवयत्री। यह एक बहुत ही बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है। याद रखो, कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री होता है। इसमें व पर कोई मात्रा नहीं होती और य पर छोटी ई की मात्रा लगती है। मतलब क व यित्री। हाँ, एकदम सही, क व यित्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कवयत्री। और टिप ये है कि जो शब्द मुश्किल लगते हैं उन्हें बार बार लिखकर अभ्यास करो, स्पेलिंग अपने आप सही हो जाएगी। अगला सवाल, प्रश्न 6। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सर, इसमें नहीं है पूछा है ना? बिल्कुल, और यही इस सवाल की सबसे जरूरी बात है। हमें वो शब्द ढूंढना है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प हैं ए पंकज, बी जलज, सी सरोज, डी पयोध। देखो, पंकज, जलज और सरोज, इन तीनों का अर्थ कमल ही होता है, लेकिन पयोध, पयह का मतलब होता है पानी और द का मतलब होता है देने वाला। तो पानी देने वाला कौन होता है? बादल। शाबाश। तो पयोध का अर्थ है बादल, कमल नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पयोध। परीक्षा की टिप, जब भी प्रश्न में नहीं शब्द आए तो उसे पेंसिल से गोला कर लो या अंडरलाइन कर लो, इससे गलती नहीं होगी। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 7। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? विकल्प हैं ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। चौराहा शब्द को तोड़ो। इसका मतलब होता है 4 राहों का समूह। व्याकरण का एक नियम है कि जिस समास का पहला पद कोई संख्या, कोई नंबर बताए, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहां चौ का मतलब क्या है? 4। सही। तो यह कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। बिल्कुल ठीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए द्विगु समास। टिप, अगर किसी सामासिक शब्द का पहला हिस्सा कोई संख्या हो, जैसे त्रिभुज, पंचवटी, सप्ताह, तो वो लगभग हमेशा द्विगु समास होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। उपकार शब्द का विलोम क्या है? विलोम मतलब ऑपोजिट। विकल्प ए अपकार, बी परोपकार, सी सत्कार, डी विकार। उपकार का मतलब होता है किसी की भलाई करना और इसका ठीक उल्टा होता है अपकार, मतलब किसी की बुराई करना। सर, परोपकार भी तो भलाई करना होता है ना? हाँ, परोपकार तो उपकार का समानार्थी है, विलोम नहीं। सवाल में विलोम पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपकार। टिप, विलोम शब्द याद करते समय सिर्फ रटो मत, शब्द के अर्थ को समझो तो उसका उल्टा शब्द आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न 9। जो कभी न मरे, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए अजर, बी अमर, सी सर्वज्ञ, डी शाश्वत। सर, अजर और अमर में क्या अंतर है? ये दोनों एक जैसे लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो और अमर का अर्थ है जो कभी मरे नहीं। प्रश्न में पूछा है जो कभी न मरे, तो हमारा जवाब क्या होगा? अमर। एकदम सही। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अमर। परीक्षा की टिप, जो शब्द एक जैसे लगते हैं उनके बीच का छोटा सा अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगला सवाल, प्रश्न 10। आग का तत्सम रूप क्या है? विकल्प हैं ए अग्नि, बी अनल, सी पावक, डी दहन। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हैं। आग एक तद्भव शब्द है, मतलब बोलचाल का शब्द। इसका संस्कृत मूल है अग्नि। सिर पर अनल और पावक का मतलब भी तो आग होता है। हाँ होता है, लेकिन वो इसके पर्यायवाची हैं। सवाल में तत्सम रूप पूछा है जो कि अग्नि है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अग्नि। टिप, याद रखो, तत्सम मतलब तत् प्लस सम, यानी उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अब प्रश्न 11, यह थोड़ा साहित्य से जुड़ा है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? विकल्प ए वाल्मीकि, बी वेदव्यास, सी तुलसीदास, डी
सूरदास। ये तो एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। सर, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। वाल्मीकि जी ने रामायण संस्कृत में लिखी थी और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तुलसीदास। टिप: हिंदी भाषा के जो मुख्य कवि हैं और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर याद कर लो। चलो प्रश्न 12 देखते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है। विकल्प: ए महा प्लस ईश, बी मही प्लस ईश, सी महा प्लस इश, डी महा प्लस ईश। ये गुण संधि का उदाहरण है। इसमें नियम है कि जब आ और बड़ी ई मिलते हैं तो ए बन जाता है। तो महा का आ और ईश का ई मिलकर बन गया ए। महा प्लस ईश इज इक्वल टू महेश। और सर, ईश में हमेशा बड़ी ई आती है। ईश मतलब भगवान, इसमें हमेशा बड़ी ई आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महा प्लस ईश। टिप: संधि के जो मुख्य नियम है, जैसे दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, इनको उदाहरण के साथ याद करो। अब प्रश्न 13। अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगा है? विकल्प ए मान, बी अप, सी अ, डी अपम। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में लगता है। अपमान शब्द में मूल शब्द क्या है? मान। और मान के आगे क्या लगा है? अप। तो अप हमारा उपसर्ग हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अब। टिप: किसी शब्द से उपसर्ग हटाने के बाद जो शब्द बचे उसका कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। जैसे यहां मान का अर्थ है। प्रश्न 14। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? विकल्प हैं ए 4, बी 6, सी 8, डी 3। ये व्याकरण का एक तथ्यात्मक मतलब फैक्चुअल प्रश्न है। इसका एक निश्चित उत्तर है जो हमें याद रखना होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और भी। ओके सर, 8। हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 8। टिप: व्याकरण के कुछ नियम और तथ्य आपको सीधे याद करने पड़ेंगे। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करते। और अब इस सेक्शन का आखिरी सवाल, प्रश्न 15। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। मिठास। क्या मिठास को हम देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं सर, उसे तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, खुशी। एकदम सही। बचपन, खुशी, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भाववाचक। टिप: जिस चीज को आप महसूस करें पर छू ना सकें, वो अक्सर भाववाचक संज्ञा होती है। तो आज हमने अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर का खंड 1 यानी हिंदी सेक्शन सफलतापूर्वक हल कर लिया है। हमने देखा कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, विकल्पों को समझना और व्याकरण के नियमों का अभ्यास करना कितना जरूरी है। आप इन सभी प्रश्नों का दोबारा अभ्यास जरूर करें। अब आपके लिए एक विचार। आज के गद्यांश में हमने अनुशासन के बारे में पढ़ा। आप लोग सोचिए कि अनुशासन के अलावा और कौन सी एक चीज है जो एक विद्यार्थी के जीवन के लिए सबसे जरूरी है। इसी सोच के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।